जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, अपनी तैयारी में जुटे रहें, अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करें। आप डेली देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में हर नए दिन या हर दूसरे दिन आपकी कोई ना कोई कटिंग आ जाती है कि आपकी वैकेंसी जल्दी होंगी। तो वैकेंसी का कुछ पता नहीं, प्रशासन कभी भी आपकी वैकेंसी निकाल सकता है या कभी भी नोटिफिकेशन भी आ सकता है आपका। तो तैयारी में बिल्कुल जुटे रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर आपका एक दिन भी मिस होता है तो आपका पूरा जो शेड्यूल होता है वो बिगड़ जाता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप किसी दिन आपका मन नहीं करता हो पढ़ने का तो आप क्या करें, उस दिन थोड़ा पढ़ लें, चाहे कम पढ़ लें। जैसे एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई थोड़ी बहुत कोई पीडीएफ आई है उसको पढ़ लिया। तो जिससे क्या है, आप एक दो घंटे भी पढ़ लोगे उससे तो आपका एक रिदम बना रहेगा। और जैसे ही आपने उस दिन एक दिन मिस किया, फिर आपका फिर दूसरा दिन भी मिस हो जाएगा तो आपकी चीजें छूट जाती हैं। फिर आपके माइंड पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो जिस कारण क्या होता है, आपका जो पिछला वाला है सब बेकार होता चला जाता है। फिर आप नई शुरुआत करने दोबारा से लग जाते हैं। तो इस कारण मैं यही कहूंगा कि जब भी आपका मन एक दिन पढ़ाई का नहीं कर रहा हो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, 1 घंटे पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें। उससे आपको क्या है, आपके मन को संतुष्टि मिलती है। और सारा काम कहाँ से होता है, आपके मन से ही होता है। तो इन चीजों को अपने जीवन में जरूर लागू करें। तो हमने पिछली क्लास में आपके गवर्नर जनरल तक हम पढ़ चुके थे। हमने आपका डलहौजी पढ़ा, उसके बाद कैनिंग आता है गवर्नर जनरल बन के। लेकिन क्या होता है, उसके समय ही 1857 का विद्रोह हो जाता है और वह क्या बन जाता है, वायसराय बन जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे आज। आज जो है वो है हमारा 1857 की क्रांति। आप नया चैप्टर डालें, 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति हुई है, लिखें, हेडिंग डालें, 1857 की क्रांति। जो इसका तत्कालिक कारण बताया जाता है वो बताया जाता है ब्राउन बेस राइफल की जगह पे इनफील्ड राइफल को लेके आए, जिसके कारतूस पे क्या होता था, शुगर और गाय की चर्बी का लेप लगा होता। लेकिन जो इसका कारण है, तत्कालिक कारण तो यह है, लेकिन आप जान सकते हो कि अंग्रेजों का एक व्यवस्था चली आ रही थी। वो क्या था कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, 1757 में बंगाल को जीत लिया था, जब प्लासी का ये जो युद्ध हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1857 तक आते थे, इन्होंने पूरे भारत पे कंट्रोल कर लिया। तो आप देख सकते हो, सो लगभग कितना, लगभग क्या कह सकते हो, पूरा 100 साल क्या किया इन्होंने, भारत पे नियंत्रण कर रखा है। भारत को पूरा जीत लिया 100 सालों के अंदर। इन 100 सालों में क्या किया इन्होंने, किसानों का शोषण किया, किसानों का शोषण किया है, और जमींदारों का भी शोषण किया, और किस किस का शोषण किया है, राजाओं से रजवाड़े छीने, या कह सकते हो राजाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप किया है। मैसूर से, मराठों से, हैदराबाद के साथ तो लगातार क्या किया इन्होंने, रजवाड़ों से, उनके राजाओं के उसमें हस्तक्षेप किया है, राजाओं से रजवाड़े छीने। और क्या क्या किया है, और लेकिन यहाँ पे इन्होंने मजदूरों का भी शोषण किया, मजदूरों का शोषण भी किया है। और जो सैनिक इनकी सेना में भर्ती हुए थे, भारतीय सैनिकों का भी शोषण कर रहे थे। तो आप देख सकते हो, इन्होंने लगभग 100 सालों में पूरा शोषण किया। जो व्यवस्था इनकी चली आ रही थी वो इतनी गंदी व्यवस्था थी, जिस कारण से क्या है, किसान भी, जमींदार भी, राजा भी, मजदूर भी, सैनिक भी, सभी परेशान थे। बस एक छोटी सी चिंगारी लगना बाकी थी, गुस्सा इन्होंने फूट फूट के बढ़ा। वह चिंगारी कहाँ जाके निकलती है, वो निकलती है 1857 में इनफील्ड राइफल को लेकर, जो सैनिक कर देते। तो घटना क्या हो जाती है, लिखें, समय है
दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों में एक राइफल होती थी ब्राउन बेस। जो ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी, इस राइफल की जगह पे ये कौन सी राइफल लेके आए, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को लेके आना। इनफील्ड जो इस समय की कह सकते हो बुलेट कंपनी जो बनाती है, रॉयल इनफील्ड, वही कंपनी क्या करती थी, पहले बंदूक बनाती थी या राइफल बनाती थी। जो इनफील्ड राइफल थी, इस राइफल का क्या था, जो कारतूस था, इस कारतूस पे क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था। आप जान सकते हो कि गाय जो है हिंदुओं का पवित्र जानवर है, और सुअर मुसलमानों का हराम। तो सैनिक तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो क्या किया सैनिकों ने, इस राइफल का यूज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कारतूस होता था, उसको कारतूस को दांतों से छीलना पड़ता था, और फिर उसको गन में लगाया जाता था, फिर उसको चलाया जाता था। अब जान सकते हो कि गाय की जब चर्बी का लेप उसके मुंह से लगेगा, तो क्योंकि जानवर जो है हिंदुओं का वो पवित्र है, गाय, तो ऐसे सैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहते। इस कारण क्या हुआ, कैनिंग ने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल बना बैठा है, उसने जबरदस्ती की और इसी राइफल को यूज करने के लिए कहा सब कि आप इसी राइफल को यूज करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसी कारण इसी घटना में एक 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में पड़ती है। और बैरकपुर कहाँ है, बंगाल के अंदर। जय सिपाही, सिपाही का नाम क्या है, या सैनिक कह दो, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, जो दो अधिकारी थे अंग्रेज, एक का नाम हडसन और एक का नाम बाग। हडसन व बाग अधिकारी की हत्या कर दी। और कब की है ये, 29 मार्च 1857। तो दो अधिकारी थे से अंग्रेजी, हडसन व बाग अधिकारी की हत्या कर दी 29 मार्च 1857। मंगल पांडे को बहुत प्रताड़ित किया गया, इनसे अपना गुनाह कबूलवाया, लेकिन अंग्रेज मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैंने जो किया है वो सही किया है। इसी कारण क्या हुआ, मात्र 10 दिन के अंदर इन्हें फांसी दे दी जाती। तो 8 अप्रैल का दिन था, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। किसको, मंगल पांडे को। विद्रोह ने और ज्यादा उग्र रूप ले लिया। इसी कारण क्या हुआ, कुछ अंग्रेजों ने सैनिक गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन उन्हें 10 मई को रिहा करा लिया, और जाके क्या कर दिया, मेरठ में यह आंदोलन फिर से शुरू हो गया। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। जब मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन
अभी इसका कोई नेता घोषित नहीं किया गया। नेता क्यों? क्योंकि अगर नेता होगा तो इसको जो लीड करेंगे तो उसकी बात सभी मानेंगे और वह क्या करेगा, उनको एक रास्ता दिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी बात मानी जाएगी। क्योंकि एक नेता होना बहुत जरूरी है। इसी कारण क्या हुआ, यह इनकी नजर पड़ी दिल्ली पर। यह 12 मई को 1857 में दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच के क्या किया इन्होंने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इसका नेता घोषित कर दिया। लेकिन मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह, वो 50-60 साल की उम्र का है। उसने पहले तो नेता बनने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्हें बाद में सैनिकों ने समझाया कि सर आपके दरवाजे पे सैनिक खड़े हुए हैं, यही आपके पास अंतिम मौका है, किसी तरह आप इनका साथ दीजिए, तो क्या पता आप जो इनका व्यवस्था चले आ रहे हो वो टूटे और अंग्रेज यहाँ से भाग जाए, अंग्रेजों को हराया जाए। बहादुर शाह जफर बड़ी मशक्कत के बाद मान जाते हैं और इस विद्रोह का नेता किसको नेता घोषित कर दिया जाता है, बहादुर शाह जफर को। 12 मई 1857 दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह जफर क्या कर रहे हैं, इस विद्रोह को दिल्ली से लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या 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 हुआ, धीरे धीरे इस विद्रोह को एक जगह ना करके और जगह भी इसकी सूचना फैलाई गई और जो भारत के अंदर उत्तर भारत में और जगह भी विद्रोह शुरू हो चुका था। और वह कौन कौन सी जगह है जहां विद्रोह शुरू हुआ है, उसके बाद लिखें। दिल्ली में कौन लीड कर रहे हैं, दिल्ली में जो लीड किया है बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह भी हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था जब मुगलों के साथ संधि हुई थी कि बहादुर शाह जफर क्या होंगे, अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इनके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं बनेगा। तो यह क्या है, अंतिम मुगल बादशाह में क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि मुगलों में अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, जो थे बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं और इन्हीं के साथ और थे बख्त खान, इनका जो सेनापति है बख्त खान। फिर और कहां शुरू हुआ, उसके बाद यह शुरू होता है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ, कौन लीड कर रहे हैं, लखनऊ से कर रही हैं बेगम हजरत महल, दिल्ली से लीड कर रही है। इसके बाद ये वाजिद अली शाह की क्या है, बेगम है। इसके बाद अवध के जो नवाब थे, इसके बाद जो है कानपुर, कानपुर से कौन लीड कर रहे हैं, नाना साहेब। नाना साहेब कहां से कर रहे हैं, कानपुर से लीड। नाना साहेब कौन थे, यह बाजीराव जो द्वितीय है, जो पेशवा हुए थे, उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। इसी कारण क्या किया था इन्होंने, नाना साहेब को गोद लिया था। इनका नाम एक और भी है, धोंदू पंत। इन्हें क्या कहते हैं, धोंदू पंत भी कहते हैं। और इन्हीं के साथ और थे तात्या टोपे। तात्या टोपे इस वजह से नाम पड़ा है इनका, ये तात की टोपी पहनते थे। इनका असली नाम क्या है, ये पूछ लिया जाता है, रामचंद्र पांडु रवि। इनका ओरिजिनल नेम क्या है, रामचंद्र पांडु रवि। उसके बाद और कहां शुरू हुआ, फिर हुआ झांसी। झांसी में कौन लीड कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई। ये भी परेशान थी अंग्रेजों की व्यवस्था थे, इनके राज्य को डलहौजी ने हड़प लिया था क्योंकि इनका उत्तराधिकारी था नहीं। इस कारण क्या किया था, इनके राज्य को हड़प लिया था। तो झांसी से कौन लीड कर रही हैं, रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो ओरिजिनल नेम है, इन्हें क्या कहते हैं, मणि
कर्णिका पूछ लिए जाते हैं, ये नाम भी मणिकर्णिका। उसके बाद बरेली। बरेली से कौन है? खान बहादुर खान। उसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन कर रहे हैं लीड? इलाहाबाद से कर रहे हैं लियाकत अली। लियाकत अली। और लिखें। इसके बाद फैजाबाद। फैजाबाद से कौन कर रहे हैं? मौलवी अहमद दुल्ला। अहमद दुल्ला। और बरेली से कौन कर रहे हैं? कुंवर सिंह। एक और लिखें। बरेली से। बरेली से किसने लीड किया है? कुंवर नहीं, सॉरी, बरेली नहीं, ये है आपके बिहार से। बिहार से कर रहे हैं आपके कुंवर सिंह। तो यह क्या है, जो उत्तर भारत में इस विद्रोह में साथ थे। क्या हुआ? अंग्रेजों ने जल्दी इस विद्रोह पर काबू पाया, जल्दी इस विद्रोह पर नियंत्रण कर लिया। नियंत्रण क्यों कर लिया, इसके पीछे कारण भी बताया जाएगा कि क्या स्थिति रही थी जिस कारण से उन्होंने जल्दी इस पर नियंत्रण कर लिया है। यह क्यों असफल होता है, क्यों जल्दी है इसका दमन कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले जो दमन किया गया था वो किया गया था दिल्ली पर। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली जो था वो केंद्र था। अगर आप किसी चीज के केंद्र पर अधिकार नियंत्रण कर लेते हैं तो बाकी जो क्षेत्र हैं वो भी शांत हो जाते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली पर ही अपना नियंत्रण कर लिया, और दिल्ली पर जो नियंत्रण किया है वह किया है निकलसन और हडसन। जो निकलसन क्या होता है, यह मारा जाता है। इसी ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर के दो बेटे और एक भतीजे, दोनों को इन्हीं के सामने गोली मार दी। तो बहादुर शाह जफर ने क्या हुआ, अपने आंखों के सामने अपने पोते, या सॉरी भतीजे और अपने उनको मरते हुए देखा, बेटों को। लखनऊ। लखनऊ में किसने किया था? हेनरी लॉरेंस। लखनऊ में कौन है दमन करता? हेनरी लॉरेंस। तो यहाँ ऊपर आप लिख सकते हो कि दमन करता कौन है। यहाँ लिख लें आप, दमन करता। तो दमन करता कौन है? निकलसन और हडसन दमन करता है। और नेतृत्व कौन कौन कर रहे हैं आपके? ये नेतृत्व की। हेनरी लॉरेंस ने कहा किया है, लखनऊ में दमन किया है। उसके बाद कानपुर में कैंपवेल था। ये अंग्रेजी अधिकारी हैं सभी। कैंपवेल, कैंपवेल ने किया है। उसके बाद झांसी, झांसी में हीरोज ने किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह इसी विद्रोह में क्या होती हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लड़ते लड़ते क्या होते हैं, झांसी की रानी अपने झांसी को बचाते मारे जाते। बरेली से कौन लीड कर रहा है? बरेली में किया है आपके हडसन ने, नहीं सॉरी नील ने। उसके बाद इलाहाबाद से भी नील ने किया है। फैजाबाद हडसन। उसके बाद, सॉरी इसको लिखें आप,
जो दमन करता है, बरेली में हडसन नाम का अधिकारी था आपका। फैजाबाद में भी आपका नील है, नील नाम का अधिकारी। और बिहार से कौन लड़ कर रहा है? विलियम टेलर। तो ये क्या है? आपके दमन करता है और नेतृत्व करता है। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली में किसने लीड किया है? बहादुर शाह जफर, उनके सेनापति बख्त खां, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खां, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और बिहार से कुंवर सिंह। और इनके दमनकर्ता तो इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन नेतृत्वकर्ता आपको जरूर पूछे जाए। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि क्या क्या आपको पूछा जाता है। इसके बाद जब इसका दमन हो गया तो यह असफल क्यों रहा? अब लिखें आप इसके असफलता के कारण। असफल क्यों रहा? कि जल्दी अंग्रेजों ने इस पे कैसे नियंत्रण कर लिया या इस पे काबू पा। असफलता के जो कारण हैं आप देख सकते हो। एक तो एकता का अभाव था, किसी में भी एकता थी ही नहीं। किसी के अंदर क्या थी? एकता का भाव किसी के अंदर नहीं था। सब क्या है? अलग अलग लड़ रहे। किसी में आपसी सहयोग की भावना थी नहीं। उसके बाद लिखें राष्ट्रवाद की भावना नहीं। सरिया क्या कह रहे हो? राष्ट्रवाद कि किसी के अंदर ये नहीं था कि हिंदुस्तान भारत हो, हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई क्या कह रही हैं? कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। बेगम हजरत महल क्या कह रही हैं? कि मैं अपना लखनऊ नहीं दूंगी। और किसी को पेंशन की टेंशन है। तो किसी के अंदर यह भावना है ही नहीं कि हिंदुस्तान के लिए लड़े। सभी क्या है? अपने मतलब के लिए लड़े, अपने क्षेत्र के लिए लड़े, अपने स्वयं के लिए लड़े। किसी के अंदर भारत या हिंदुस्तान का शब्द है ही नहीं कि हमें भारत के लिए लड़े, यह हिंदुस्तान है। तो कह सकते हो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर थी नहीं। और जमींदारों ने साथ नहीं, जमींदारों ने साथ नहीं दिया था। जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने साथ नहीं दिया। और साथ ही एक पढ़ा लिखा वर्ग क्या है इस समय इसमें साथ नहीं दे रहा। जो भारत में पढ़ा लिखा वर्ग है साथ नहीं दिया। और और भारतीय क्या है? आधुनिक हथियारों से लैस नहीं। आधुनिक हथियार। तो यह क्या कह सकते हो? इनके अंदर असफलता के यही इसके कारण रहे। तो असफल क्यों रहा? एकता का अभाव नहीं था, किसी के अंदर कोई एकता नहीं थी, राष्ट्रवादी भावना नहीं, भारत किसी के अंदर शब्द है ही नहीं, हिंदुस्तान किसी का युवा पे नाम नहीं है। जमींदार क्या है? अपने मतलब के मतलब से काम रख रहे हैं, अपने काम से काम। तो जमींदारों ने साथ नहीं दिया। पढ़ा लिखा वर्ग को कोई मतलब नहीं है, आधुनिक हथियार है। और यह क्या हुआ? सिर्फ उत्तर भारत तक ही है सीमित रहा। यह क्या है? उत्तर भारत तक। दक्षिण भारत में तो यह कहीं फैला ही नहीं। तो यह सब क्या है? इसके विफलता के या असफलता के कारण। इसी पे कुछ लोगों के मत हैं, आप लिख लें कि इस पे मत क्या क्या लिखे गए हैं, इस विद्रोह को क्या क्या कहा गया है। इस विद्रोह के ऊपर प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने किया कहा है? प्रथम स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा है, यह कहा है आपके बीडी सावरकर ने।
वीडी सावरकर, विनायक दामोदर भी कहते हैं। दामोदर, फुल फॉर्म जो है इसकी वीडी की विनायक दामोदर सावरकर। और सभ्यता, सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध, यह किसने कहा है? टी आर होम्स ने कहा है। तो ये पूछे जाते हैं कि किसने इसको क्या कहा है या किसी के मत क्या क्या है। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज रायली ने कहा है इसको। उसके बाद सैनिक विद्रोह था या सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा है? लॉरेंस। तो यह इनके कुछ मत हैं कि किसने इस विद्रोह को क्या कहा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया हो। इसके बाद कहानी आगे बढ़ रही है। अब पढ़ा लिखा वर्ग जो है, कुछ लोगों ने इस पर अवलोकन किया कि हम 1857 का विद्रोह इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका था, तो लेकिन इसका दमन कैसे हो गया। तो लोगों ने इसका क्या कह सकते हो, एक अवलोकन किया कि क्या स्थिति रही थी, कि किस कारण से हम हारे। हम इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके थे, अंग्रेजों हम पीट पाट के भगा भी सकते थे, लेकिन हम इस विद्रोह में हार कैसे। इसके हारने का कारण, तो लोगों के मन में आया कि हम एकता का अभाव था, इस पे काम किया। राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे। तो अब लोग क्या करेंगे अब, कि राष्ट्रवाद की भावना को कैसे जगाएं, एक राष्ट्र कैसे हो। तो आगे लिखें राष्ट्रवाद का उदय, इसी में लिख लें आप राष्ट्रवाद का उदय। कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे, कि भारत के अंदर हिंदुस्तान कैसे हो, हर आदमी की जुबान पे हिंदुस्तान हो, भारत हो, कि सहारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि सभी के अंदर यह भावना हो कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। किसी के अंदर ये ना हो कि मैं केरली का हूं या मराठी हूं या बंगाली हूं। तो यह भावना किसी के अंदर ना हो, सभी के अंदर क्या भावना हो, हम हिंदुस्तानी। तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाना है इनके अंदर, कि अगर बंगाल में किसी को परेशानी हो रही है, तो वह उसका असर कहां पड़ेगा, आपका राजस्थान में पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, बॉम्बे में भी पड़ेगा। अगर किसी को कह सकते हो तमिलनाडु या केरल में दिक्कत हो रही है, तो उसका असर दिल्ली में पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा, या उत्तर भारत में भी पड़ेगा। तो सभी के अंदर क्या है, एक राष्ट्र हो, राष्ट्रवाद की भावना। कोई घटना कहीं पे भी हो रही हो, लेकिन वो सभी के अंदर उसको झकझोरने वाली। अब क्या होगा, इस पे काम होगा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाए। तो राष्ट्रवाद की जो भावना जगाने का जो काम करेंगे, वो करेगा पढ़ा लिखा वर्ग। तो राष्ट्रवाद की भावना का या राष्ट्रवाद की उदय कौन करेंगे, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा वर्ग। क्यों? क्योंकि कह सकते हो जो बड़े बड़े जमींदार हैं या कह सकते हो रजवाड़े, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपना राजा बने बैठे हैं, चाहे सत्ता किसी के हाथ में भी चल रही हो या चाहे किसी के अधीन नियंत्रण में हो। क्योंकि अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें तो बस राजा बनना है, उन्हें तो सुख सुविधाएं मिल रही हैं। और जो निचला वर्ग है, गरीब कह सकते हो, उसे बस एक वक्त का खाना मिल जाए, वह उसी में उसी संघर्ष में जुटा हो। तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इस चीज में राष्ट्रवाद की भावना में सहयोग कर सके। उसे अपना अपने पेट भरने से ही पहले फुर्सत मिले, क्योंकि स्थिति इतनी खराब है, गरीबों की तो बहुत ज्यादा। तो पढ़ा लिखा वर्ग इसमें क्या करेगा, इस भावना को जगाएगा। पढ़ा लिखा वर्ग राष्ट्रवाद की भावना को जगाएगा। पढ़ा लिखा वर्ग कौन कौन होते हैं सब?
एक आप समझ सकते हो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, शिक्षक हो गए। यह क्या है? एक पढ़ा लिखा वर्ग। अब इन्होंने सोचा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को जगा सकते हैं, क्या काम किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो भारत के अंदर क्या चल रहे हैं, कुरीतियां चल रही है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या किस किस तरीके से करेंगे, तरीका क्या होगा। समाज सुधार, कि समाज में जो बुराइयां हैं सबसे पहले उनको दूर करो। जो कुरीतियां चली आ रही हैं, महिलाएं अभी शिक्षित नहीं है, महिलाओं को इस मुख्य धारा में जोड़ा जाए। सती प्रथा या फिर जो और व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको खत्म किया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए सभी को, तो समाज में सुधार किए जाए। या फिर जाति बिरादरी जो चल रही है उसको समाप्त किया जाए, मतलब इस चीज पे काम चलेगा। क्योंकि राष्ट्र जो बनता है वह किसी धर्म या विशेष का नहीं होता, वह एक सभी का होता है। उसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, उसमें सभी शामिल होते हैं। तो सभी धर्म, सभी जाति से मिलकर क्या बनता है? एक राष्ट्र बनता है। तो सभी को एकजुट किया जाएगा, समाज में सुधार किए जाएंगे। उसके बाद अखबारों के द्वारा अखबार चलाओ, लोगों को जागृत करो, लोगों को बताओ कि जो तुम्हारा ये शोषण कर रहे हैं ये अंग्रेज है, कल परसों के आए गोरे तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। जो तुम ये नमक रोटी खा रहे हो ये किसकी देन है, किसकी बदौलत से खा रहे हो? अंग्रेजों की बदौलत से, जो तुम्हें सब्जी भी नसीब नहीं हो पा रही। तो मतलब अखबारों में इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखी जा रही थी, जो बंगाली क्षेत्रियों ने बंगाली भाषा में, मतलब सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, जो आम नागरिक है वो भी इस भाषा को समझ सके या पढ़ सके। उनके अंदर यह भावना जगाई जाए कि तुम भी इस चीज में कह सकते हो साथ दो। राष्ट्रवाद को जगाओ, भारत के अंदर राष्ट्रवाद में शामिल हो। अखबारों के द्वारा क्या है, भारत में लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप इसमें शामिल हो, कि आप अंग्रेजों को भगाने में साथ दो, या कल परसों के आए गोरे आप सभी का शोषण कर रहे हैं। और राजनीतिक संगठन बनाए जा रहे हैं, कुछ संगठन बनाए जाएंगे, उसमें लोग जुड़ेंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा, उनके अधिकारों के प्रति अवेयर किया जाएगा, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तो ये संस्थाएं बन रही हैं, अखबार चल रहे हैं और पत्रिकाएं चल रही हैं। खूब बढ़ चढ़ के लिखा जा रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ खूब लिख रहे हैं। लेकिन अंग्रेज उस समय जान सकते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलना कितना कठिन काम होगा। तो देख सकते हो आजकल के जो पत्रकारिता देख सकते हो, अगर आजकल की पत्रकारिता होती तो हमारा भारत कह सकते हो और 500 साल गुलाम होता। उस समय के पत्रकार देखो उस सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। तो यह सब क्या है, काम किए जा रहे हैं, और जिस कारण क्या है, राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जा। तो एक घटना और हो जाती है, और घटनाएं भी हो रही हैं कुछ, जिन घटनाओं से उनको अवेयर किया जा रहा है। एक घटना और होती है, वह घटना क्या है, 1877 का समय है। 1877 में क्या कर रहा है, वायसराय जो है लिटन। तो वायसराय कौन है? लिटन। और यह क्या कर रहा है, दिल्ली में दरबार। दिल्ली में दरबार किसके लिए? महारानी। महारानी के लिए क्या कर रहा है, दिल्ली में दरबार लगा रहा है। ब्रिटेन की महारानी आएंगी। लेकिन इस समय क्या है, भारत में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, सूखे की जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और भारत के जो वर्ग है, निचला वर्ग, उसके पास रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। वह दर दर रोटी के लिए भटक रहा है कि सर एक रोटी दे दो, कैसे भी रोटी का इंतजाम हो जाए। और लेकिन यह लिटन क्या कर रहा है, दिल्ली में दरबार लगा रहा है, एकदम बेस्ट से बेस्ट खाना लगाया जा रहा है। और इधर क्या है, भारतीय भूख से मर रहे हैं। और इसी कारण क्या होती है, महारानी आती भी नहीं है इसमें, और बहुत सारा क्या होता है, खाना फेंक दिया जाता है।
वो खाना बहुत वेस्ट हो जाता है। और इन्हीं सबको क्या लिखा गया, पत्र कर गया, अखबारों में छापा गया कि देखो इधर लटन क्या कर रहा है, दिल्ली दरबार लगा रहा है, बहुत सारा खाना फेंका गया और इधर भारतीय भूख से मर रहे हैं। भारतीयों ने सोचा कि यार हम एक तरफ तो भूख से मर रहे हैं और इधर क्या है, ये लिटन दिल्ली का दरबार लगा रहा है, इतना सारा खाना वेस्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब अंग्रेजों को तो हमारी बिल्कुल फिक्र है ही नहीं। इनके लिए हम जिए या मरे, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है कि भारतीयों को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा। इनके लिए तो हम मर भी जाएंगे तो इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो सोच सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी, एक तरफ आदमी भूख से मर रहा है और उधर खाना बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये सब घटनाएं क्या कर रही है, भारतीयों को प्रेरित कर रही हैं कि एकजुट हो सभी, एक साथ आए सभी, भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद जगे कि हिंदुस्तान है हमारा। ये कल परसों के आए गोरे हमारा इतना शोषण कर रहे हैं, यह देखो लिटन क्या है। और घटना क्या होती है, जो अखबारों में यह लिखा जा रहा था, उसी के बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रेस एक्ट भी लाया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिससे क्या किया इन्होंने, इस पर प्रतिबंध, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। और इसने एक काम और किया था 1878 में ही, बंदूक का लाइसेंस कि भारतीयों का क्या होगा, बंदूक जिसको रखनी होगी उसे लाइसेंस लेना होगा। क्यों, अंग्रेज क्यों नहीं लेंगे, भारतीय क्यों लेंगे? क्या अंग्रेज भारत के नागरिक हैं क्या? वो तो कल परसों के आए हो रहे हैं और उन्हें लाइसेंस लेने की कोई वो नहीं है, भारतीयों को लाइसेंस लेना है। तो यह सब घटनाएं क्या है, राष्ट्रवाद की भावना को जगा रही है। इसी कारण क्या होता है, यह फिर चला जाता है। इसके बाद कौन आता है, रिपन आता है। इसके बाद कौन आया, रिपन आया। रिपन ने इस प्रेस एक्ट को भी हटाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी रद्द किया। और इसके बाद क्या हुआ, इसने एक काम और किया था, इल्बर्ट विल विवाद इसी के समय आया था। इल्बर्ट इल्बर्ट विल विवाद इसी के समय का है। क्यों, इल्बर्ट विल विवाद क्या था कि इसमें क्या होता था कि जो भारतीय हैं वो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं, भारतीय जज। अंग्रेजों ने तो शोषण किया है, तो अगर भारतीय उनका मुकदमा सुनेंगे तो जाहिर सी बात है छोटी सी गलती पर उन्हें फांसी की सजा सुना देंगे भारतीय, तो क्योंकि गुस्साए बैठे हैं सभी भारतीय। तो इस कार्ड क्या किया, अंग्रेजों ने इससे कहा रिपन से कि क्या कर रहे हो, इस कार्ड से इसको बहुत धमकाया रिपन को, और इस कार्ड से यह एल्बर्ट विल विवाद होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें 4 सदस्य थे जो ब्रिटिश के रहे थे, 3 भारतीयों को, फिर भी अपनी प्राथमिकता ज्यादा रखी, 4 लोग। तो यह रिपन थोड़ा नॉर्मल भी था, लिटन थोड़ा क्रूरता वाला आया है, और रिपन थोड़ा दयालु टाइप का भी था। तो यह थोड़ा इसने अच्छे काम किए हैं। और इसने एक काम और किया था, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं इसे। इसी के समय 1881 में, इसी के समय क्या हुआ है, 1881 में जनगणना, प्राथमिक नियमित जनगणना, ऐसे लिखे नियमित जनगणना इसी के समय हुई। नियमित
जनगणना। और सबसे पहले जनगणना 1872 में हो चुकी थी, आप उसको भी लिख लें। 1872 में मेयो के समय हुई थी प्रथम जनगणना। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के समय और नियमित जो चली आ रही है वह रिपन के समय में होती है। तो यह घटना क्या है, भारत को प्रेरित कर रही थी, मैंने आपको बताया। उसके बाद पत्रिकाएं छप रही हैं, कुछ संस्थाएं भी बन रही थी। तो संस्थाएं के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या संस्थाएं बन रही हैं इसके बाद। तो संस्थाएं ने भी क्या किया है, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया है। तो संस्थाएं लिखे, सबसे पहले जो संस्था बनती है 1866 में, जो संस्थाएं बनी है 1866 में जो बनी है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था बनती है। इसको किसने बनाया है, दादा भाई नरौजी ने। दादा भाई नरौजी ने। कहां पे हो रही है इसकी स्थापना, लंदन में हो रही है। जो क्या करेंगे, लंदन में इसकी स्थापना कर रहे हैं और इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इन्होंने, ये दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत और दिया है, धन का निष्कासन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। कि क्या है, भारत, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत के धन को विदेशों में ले जा रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी कारण क्या होती है, इसके बाद जो स्थापना हो रही है 1870 में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हो रही है। इसकी किसने की है, महागोविंद रनाडे ने। महागोविंद रनाडे। और कहाँ हो रही है ये, पुणे है, तो पुणे की महाराष्ट्र के अंदर होती है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है पूना। तो महाराष्ट्र के अंदर महागोविंद राणा जी, और इन्हीं के साथ और हैं जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। और इसके बाद फिर किसकी स्थापना हुई है, इंडिया एसोसिएशन 1876 में। धीरे धीरे क्या हो रही है, यह संस्थाएं बन रही हैं, इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की है, यह कहाँ हो रही है, यह हो रही है बंगाल। यह क्या है, बंगाल में। और कौन कर रहे हैं इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कर रहे हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस ने क्या किया है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसके बाद और लिखें, इंडियन लीग 1870 में। 1873 में इंडियन लीग की स्थापना हो रही है। इंडियन लीग की स्थापना को ही कहाँ हुई है, यह भी बंगाल के अंदर। यह कहाँ हुई है, बंगाल के अंदर। इसकी स्थापना किसने की है, शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हो रही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई है, 1885 में। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहाँ हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर। और स्थापना कौन कर रहे हैं इसकी, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी बद बद सॉरी, ऐसे ही लगा है, बद
रुद्दीन तैयब जी। तो यह क्या है, स्थापना बन हो रही है। लेकिन यह स्थापना जो हुई है राजनीतिक संगठन की, यह एक क्षेत्र क्षेत्र में हो रही है, बंगाल में, महाराष्ट्र में, और आपके पुणे में, मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में ही हो रही है। तो भारतीय क्या चाह रहे हैं, यह जो स्थापना हो रही है, यह क्या हो, एक भारत के दल पे हो, भारतीय लेवल पे हो कोई स्थापना, जो क्या करे, कह सकते हो संगठन को लीड करेगी, जो इस व्यवस्था जो चली आ रही है अंग्रेजों की, इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तो इसी का क्या करेंगे, यही जो सभी मिलके जो जिन्होंने स्थापना कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे जी, जीवी जोशी, आनंद मोहन बोस, और आपके शिशिर कुमार घोष, फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, यही सभी के मिलकर क्या कर देंगे, एक कांग्रेस की स्थापना करेंगे, जो क्या करेगी, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके बाद जो स्थापना होगी वो होगी आपकी इंडियन कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना कब होगी, 1885। उसके बारे में जो पढ़ेंगे हम, वो कल पढ़ेंगे कि जब स्थापना उसकी हो जाएगी, वह कौन स्थापना करेगा, ए होम करेगा, वह क्यों करेगा, क्यों उस पर ही करवाई गई थी, तो इसके पीछे पर कारण जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप किसी को किसी चीज में कोई कमी दिखाई दी हो, या आपको कहीं नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।